अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अरीना फारूक शेख। जनाब, आज बात करेंगे अताउल्लाह तारड़ साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं, नून लीग के तर्जुमान भी हैं। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ साहब ने कहा कि चेयरमैन PTI केसेस का सामना नहीं कर रहे, कभी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं, जहाँ स्टे ऑर्डर नहीं मिलते वहाँ पर जज पर अदम एतमाद कर देते हैं, केसेस से भाग रहे हैं। ये रवैया देखने में आ रहा है। दूसरी जाने भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अता तारड़ साहब, इसकी कुछ झलक भी आती है, क्योंकि दो बड़े केसेस जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर पिछले कुछ अरसे में बनाए गए हैं, एक तोशाखाना केस और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट, वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला। उसमें ये रुझान नज़र आया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस को ताख़ीरी हरबों के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद पेश नहीं होते, हाज़िरी से इस्तेस्ना मांगते हैं, जैसे आज भी हुआ। कभी उनके वकील पेश नहीं होते केस के अंदर, कभी बेंच पर या जज पर एतराज़ कर देते हैं, कभी एक दूसरी अदालत में फ़ैसला चैलेंज कर देते हैं, कभी अगर फ़ैसला आ जाए या उसमें कोई सुकुम मौजूद हो तो उसको ले जाकर वापस किसी ना किसी बुनियाद के ऊपर चैलेंज कर दिया जाता है। और चैलेंज करना या एतराज़ करना, इसमें कोई कबाहत नहीं, बल्कि इसको जिस तरीके से तूल देने के लिए, केसेस को, मामले को लटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बड़ा तशवीशनाक है। क्योंकि इससे पहले तो हम ये देखते आए हैं, बल्कि अब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये दावा करते हैं, ये कहते हैं कि वो बेकसूर हैं, उनके खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ इंतकामी केसेस हैं। तो फिर क्या वजह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस तरह के ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने खिलाफ जो भी उनके पास सबूत हैं, शवाहिद हैं, अपना केस लड़कर अपने आप को बरीज़िमा नहीं करवा लेते? ये अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा पूछना चाहेंगे इस रुझान के बारे में। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से केसेस में मुसलसल ताख़ीर की वजह क्या है? महमद सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए। महमद, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी मैं। ठीक है जी महमद, आप अपनी राय बताइएगा सबसे पहले। ठीक है अलीना, PTI वालों से अगर इसके बारे में बात की जाए तो वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा केसेस हैं, तो एक दिन में अगर 10-15 केसेस हों और वो भी अगर मुख्तलिफ शहरों के अंदर हो तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि खान साहब जो हैं वो पेश हो सके। और फिर दूसरी जानिब सिक्योरिटी खदशात भी हैं। लेकिन वैसे मैं ये बात करती जरूर कि ये सियासी बात ज़्यादा है कानूनी से। वो इस तरह के, देखे, कोई भी जो मुल्जिम होता है वो ये तो नहीं चाहेगा कि जल्दी में फैसले हों। उम्मीद भी एक होती है कि ये जो चीज़ें हैं हो सकता है इससे कोई बेहतरी मामलात में आ जाए। तो इस वजह से भी एक्यूज जो होते हैं वो तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते ही हैं। तो एक तरफ ये भी बात है कि खान साहब के साथ उस तरीके की तो वो चीज़ नहीं हो रही अदलिया की तरफ से, जो कि एक्चुअली वैसे होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अदलिया की तरफ से गलत चीज़ें थी कि जिस तरीके से शरीफ के साथ या भुट्टो साहब के केस के मामले में जिस तरह की तेज़ी दिखाई गई और जिस तरह के फैसले किए गए, अब तो खैर सबके सामने है कि किस तरह से वो फैसले नहीं सही थे। तो बिल्कुल एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए खान साहब का। तेज़ी के तो कोई नंबर होते नहीं है, खासतौर पे जहां इंसाफ की बात की जाए। लेकिन ये कहना कि ताख़ीर की वजह बेसिकली तो यही है कि खान साहब नहीं चाहेंगे कि कोई तेज़ी के अंदर केसेस आगे बढ़े, तेज़ी के अंदर कोई फैसले आए, वो उनके हक में भी नहीं हो सकते। तो कुछ लोगों का, मैंने वकला से कुछ बात की तो उनकी ये भी राय थी कि इसको अगर हुकूमत को ये लगता है कि जी ताख़ीर हो रही है और वो आते नहीं है और कोई ना कोई इस तरह के एक्सक्यूजेज आ जाते हैं, तो वो कुछ केसेस को कंसोलिडेट करके भी उनका ट्रायल करा सकते हैं। बेसिकली कि अगर एक शहर के केसेस हैं तो 5-6 भी अगर हैं तो वो एक साथ ही अगर उनकी सुनवाई हो जाए, बजाय इसके कि 2-2 शहरों के अंदर, या इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो PTI वाले कहते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। बाकी तो ये सियासी बात है लीना, सीधी सी बात है। कोई भी नहीं है चाहेगा कि केसेस उनका पाकिस्तान में, अगर आपको पता है जितनी तेज़ी से फैसला आता है फिर वो उसके अंदर ड्यू प्रोसेस और ये सब कुछ जो है वो भी सही तरीके से नहीं होता। तो इसकी वजह मुझे तो सियासी लग रही है, ना कि कानूनी। मज़हर अब्बास साहब, जिम्मेदारी है ना, क्या मतलब रिलीफ तो कोर्ट दे रही है ना, यानी कोर्ट ही बार बार उनको एडजमेंट कौन दे रहा है? कोर्ट दे रही है ना। तो गवर्नमेंट तो अपनी बेबसी शो कर रही है ना कि हम बेबस हैं। ये यानी अगर हम अता तारड़ साहब की बात को वो करें तो वो एक अपनी बेबसी, एक अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह महमद ने कहा कि कोई भी आदमी, अगर आप पे केसेस होंगे तो आप तो कोशिश करेंगे ये ड्रैग करें, आप उठा के देख लें पाकिस्तान में क्यों सुप्रीम कोर्ट में 54,000 एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। ये बताएं कि जो मुकदमात आज से 10-10, 15-15 साल पुराने थे
उनकी कितनी हेयरिंग्स हुई हैं और 2016 या 2014 के बाद जो मुकदमात हैं उनकी कितनी तेज़ी से डिस्पोज ऑफ हुए हैं। यानी यहीं इनजस्टिस नज़र आता है कि जो एक नॉर्मल केसेस हैं, नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, उनको आपने बैक बेंच पर डाल दिया, लेकिन जो केसेस आपको फौरी चलाने होते हैं वो फौरी चला देते हैं, जिस केस को आपको लंबा खींचना होता है उसका लंबा खींचते हैं। तो इसमें ना गवर्नमेंट का कोई वो है ना अक्यूज का। अक्यूज तो अपने आप को बचाएगा ना, वो एक जगह से उसे लगेगा वो दूसरी जगह चैलेंज कर देगा। ये नहीं आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी या अजीब लगा कि जब तोशाखाना कचहरी में चल रहा था तो उसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बार बार बुलाया गया, वो नहीं पेश हुए, वारंट उनके जारी किए गए, फिर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए गई, लाहौर में ज़मान पार्क में जो हुआ सारा कुछ, गिरफ्तारी नहीं दी गई, तो वो अजीब नहीं था सर? तो करे ना, कोर्ट करेगी ना। मतलब अब देखिए कोर्ट प्रेमिसेस तो फिर आगे से तामील करवानी होती है। देखिए कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर से गिरफ्तार हाथ पांव होते हैं ना, आगे से एक आदमी को आपने लेकिन गिरफ्तार, आगे से अगर रेजिस्टेंस इस तरह की मिले कि कोई नहीं तो माजरत के साथ की वर्ड्स इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मिलिशिया अगर आगे से खड़ा हो जाए और वो जो एक बैटल फील्ड बन जाए प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चेयरमैन को, उसका नोटिस कौन लेगा? अदालत लेगी ना। साहब जब बात कर रहे हैं ना अदलिया की, देखिए हमें याद है कि किस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर शरीफ के केस जो पैनामा के टाइम थे वो ये भी चीजें हुई हैं इस मुल्क के अंदर। तो वो वाली चीजें तो खान साहब को शुक्र करना चाहिए कि उनके साथ तो इस तरह अदलिया नहीं कर रही जिस तरह से पहले। यही तो बात कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्या सिर्फ एक इसका यही एस्पेक्ट है? क्या इसका ये एस्पेक्ट नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो तो करेंगे बार बार, क्यों नहीं करेंगे सर? वो एक आप पर अगर मुकदमात हों तो आप अपने आप को बचाने के लिए उन सेक्शंस को कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे ना सर। लेकिन एक सियासी नैरेटिव भी तो है ना इसका। वो बार बार जब आके ये कहते हैं कि बिकॉज अपेरेंटली ही इज लूजिंग द वॉर ऑफ नैरेटिव, अगर वो बार बार ये कह रहे हैं मैं तो सच्चा हूँ, मेरे पास तो सबूत है, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वो आते नहीं है, पेश नहीं होते, देखिए अगर इफ आप कह रही हैं कि ही इज लूजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव, उसका कैसे पता चलेगा? इलेक्शन में पता चलेगा ना। अच्छा, अब अगर आप उनको इलेक्शन में ही नहीं जाने देंगे तो फिर इसका मतलब ये कि ही इज नॉट लूजिंग पॉलिटिकल नैरेटिव। अच्छा न्याजी साहब कहते हैं ना कुछ उजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ जज साहबान मेहरबान भी सन ते कोई सानू बचन दा शौक भी सी। तो बाकी ये है कि कुछ ऐसी मामला है। देखिए वो फरमाते मेरे में 200 केसेस हो गए हैं, लेकिन एक उसका प्लस पॉइंट तो भी है ना, 2013 से स्टार्ट हुए हैं केसेस होना शुरू हुए, इंट्रा पार्टी फंडिंग केस, फिर 2014 के धरने के केस, किसी एक केस को उन्होंने जाकर अदालत में फेस किया हो आज तक। उनका देखो तरीके सवाल से पूछते तो इस बात को वकील, चलो आम बंदे भरकर तो कहते हैं, वकील कहते हैं तो जनाब बुरा जब गलत काम किया ही नहीं है तो केस क्यों बने? मेरा सवाल ये होता है कि गलत काम आपने नहीं किया तो अदालत को करने दें फैसला। अच्छा, अदालत के लिए उनको पहले गारंटी चाहिए। अब आपने खुद ही अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो जाके अगर अदालत जो है उनको गारंटी नहीं देती तो कहते मेरा इस जज पे एतमाद ही नहीं है, मैं चलने नहीं दूंगा, और फौरन बैठ जाएंगे इस्लामी टाई देने के लिए और फरमाएंगे कि जनाब गरीब के लिए एक कानून, अमीर के लिए और दूसरा कानून। पता नहीं उससे क्या मतलब निकलता है, ला यानी बात है। मेरा ख्याल है कि इतनी पथेटिक बंदा है कि इतना मैंने दोगलापन सियासत के अंदर कोई इस तरह से सियासतदान करते हैं, लेकिन इस दीदा दिलेरी के साथ और ढिटाई के साथ मैं स्टैब्लिश कर रहा हूँ एक तकलीफदेह सूरत हाल का सामने है। वो अदालती निजाम उसी पे एतमाद करते हैं जो उनके हक में फैसला दे रहा है। यही अमृता पदयाल ने जब भी अंगड़ाई ली उन्हें फौरन उसके अंदर कीड़े निकाले शुरू कर दिए। किसी एक जज के ऊपर में नल्ला साहब की तारीफ भी कर दी जब उन्हें हक में फैसला दिया, आड़े हाथों में लिया जब उसने हक में फैसला नहीं किया। आप देखेंगे इंट्रा पार्टी फंडिंग केस क्लासिक केस है जिसमें इनका 3.5 साल का या 3 साल 8 महीने के इक़्तिदार भी शामिल है। उसका क्या है, उसमें अकबर बाबर साहब के यकीन आने जूतों के तलबे जो है घिस गए, वो बेचारा अपने जाती वसाइल के ऊपर इसके साथ नबर्द आजमा रहा, क्योंकि बाकी तो शहबाज शरीफ साहब तो इसके इक़्तिदार में आने के बाद मुफाहमत के चक्कर में थे, कोई उसका वाली वारिस नहीं होता था। वो तो आखिर में तांगा में बजांगा मत उन्होंने कहा चलो एक केस चल रहा है इसके भी हकूक की मलकियत ले लो। कितने लिए
उसने मैं बाबर साहब पूछ रहा था कि कितनी दफा सिर्फ ये लड़ना पड़ा कि ये केस जो है सुना जाए, बताया उसने 23 दफा 23 टाइम्स, शायद इससे भी ज्यादा, मुझे भूल रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि एक बंदा मेंटेनेबिलिटी डिस्कस करता है, नवाज शरीफ साहब की महमल ने बात की है, ये नवाब महमल ने शायद जेल में नहीं रहा कि जब पैनामा आया तो नवाज शरीफ ने कहा कि एज ए वजीर आजम आउटसाइड चांस था, जैसे सदर को पूरी इम्यूनिटी है, प्राइम मिनिस्टर को पूरी इम्यूनिटी नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ ना कुछ हदूद मुतय्यन करता है कि वो मेंटेनेबिलिटी वहां पे टेकअप कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, यही बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई ज़हीर जमाली की कोर्ट की अदालत में तो उन्होंने उठा के फेंक दिया कि ये बिल्कुल फ्रिवलेस केस है। तो बात है कि नवाज शरीफ ने तो मेंटेनेबिलिटी नहीं की, सारे कहते, हमने कहा जेआईडी के सामने आप पेश हो। चौधरी निसार साहब ने मुझे खुद कहा कि मैंने इतना कहा, बल्कि अच्छी खासी मियाँ साहब पे दबाव दिया कि आप जेआईडी में पेश ना हो, आप माने नहीं। जो मियाँ साहब ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। इन्हीं अदालतों से इंसाफ तलब करते रहे जिनके अंदर सारे जजें बैठे, अशरफ मलिक बैठा था, बशीर साहब बैठे थे, वहां पे दारों के कर्नल साहब भी वहां से निकल के जा रहे थे, दारों का एक बंदा भी वहां से निकल के जा रहा था। देखिए क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने इस मुल्क की हर चीज तहस नहस कर दी है। उन्होंने जहां की इक़्तिदार लेके करप्शन के रिकॉर्ड कैंप किए, बद इंतजामी के रिकॉर्ड कैंप किए, नालायकी नाहली के रिकॉर्ड कैंप किए, वहां अदालती निजाम को जिसको कहने जमीन बोस करने में या उसको खराब करने में या उसको मुतनाज़ा बनाने में मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा कोई घिनौना रोल हो सकता है जो बरादर मोहतरम जो है इमरान खान साहब ने जो तश्कील दिया है या जिसके तहत वो खेलते रहे। नहीं साहब, आपका पॉइंट मैं सोहेल साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। सोहेल साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल ना लेके जाए, ना लेके जाऊं, ओके ठीक है। नया पॉइंट दे, न्याय साहब का पॉइंट नहीं लेके जा रही सोहेल साहब आपके पास, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। हल नहीं हुआ, सोहेल साहब तो कुंजला किस्म के मसाइल हल करने के लिए आते हैं, छोटे मोटे सवाल नहीं कि जो हम जिन पे तबादला कर रहे हैं। सोहेल साहब, आप मुझे बताएं, ये जो ये पिछले साल 1.5 साल से हो रहा है सर, इस गुत्थी को आप सुलझा पाए सर? ये देखें, पाकिस्तान में महमल ने बड़ी अच्छी बात की कि देखें पिछले जितने भी हमारे इस तरह के केसेस हैं, सारे ही पॉलिटिशियन ये करते हैं कि उनको डिले करते हैं, क्योंकि होता यह है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जितने रेफरेंसेस बने, आपने देखा कि बाद में वो सारे के सारे खत्म हो गए। नवाज शरीफ के खिलाफ भी आप देखेंगे कि एक दिन ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि एक वक्त ऐसा आए कि जिस वक्त जो फजा है वो उनके हक में हमवार हो जाए और फिर वो सारे केसेस जो है वो एक एक करके खत्म हो जाए, क्योंकि माजी में भी यही रवायत रही है और वही बार बार चीजें रिपीट होती हैं जो अब रिपीट हो रही हैं। किसी जमाने में नून जो थी तख्ता मश्क बनी हुई थी, कभी पीपल्स पार्टी बनी हुई थी, अब पीटीआई तख्ता मश्क बनी हुई है। तो हमारे यहाँ वही निजाम है अदालतों के। लेकिन इमरान खान अभी भी खुशकिस्मत है, मैं समझता हूँ। नून इतनी खुशकिस्मत नहीं थी, ना मोहतरमा इतनी खुशकिस्मत थी कि उनके खिलाफ अदालतों का जो रवैया था वो बड़ा मुखासमाना था और जज चुन चुन के लगाए जाते थे। तो अभी भी इमरान खान तो खुशकिस्मत है कि अभी तक अदलिया जो है वो उनकी फेवरेबल लगती है और जो है अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिस तरह उनके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले आए या जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ फैसले आए। तो और जाहिर है ये सोहेल साहब, ये आपकी बात बड़ी काबिले गौर है और उसको आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सर थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा और ख़ासकर देखने वालों को समझाइएगा, हम जब ये मवाजना करते हैं कि तारीख में ऐसे ही होता रहा, तो क्या ये मवाजना करना भी ठीक है? क्योंकि हमने तो, आप लोगों ने तो देखा है, हम लोगों ने तो पढ़ा और सुना है कि जब दीगर लीडरान के ऊपर केसेस हुए तो वो गए, उन्होंने पेशियाँ भुगती, जेलों में भी रहे, लेकिन ऐसा केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। तो क्या ये मवाजना करना दुरुस्त होगा? ये मुवाजना तो होगा ना। देखें, जो पॉलिटिकल पहले होता रहा, पॉलिटिकल एहतसाब होता रहा, उसी तरह का एहतसाब हो रहा है और उसी तरह पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन उसके रद्द अमल में जो अपनाया जा रहा है तरीका, वो फर्क देखें, फर्क है ना। फर्क एक तो ये है कि भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे ना, वो भी उसी तरह जो सुकरात की तरह, जैसे सुकरात ने ये कहा था कि भाई देखें, अगर ये जजेस और ये जो अदालत है ये बायस भी है, इसका फैसला गलत भी है, तो मैं इस पे सर झुकाऊंगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि अदालती निज़ाम और मुल्क का निज़ाम जो है उस पर मेरा एतमाद जो है और जो पूरी कौम का एतमाद रहे। तो चुनाचे वो फांसी पे झूल गए। ये हम बात है। वी लॉर्ड कहते हैं,
ये मी लॉर्ड कहते कहते वो जब भी अदालत में जाते थे तो उन्हीं जजेस को जो उनके जिन्हें हम कातिल समझते हैं उनको मी लॉर्ड कहकर बुलाते थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ एक रेफरेंस नहीं था, दिन में सुबह रेफरेंस होता था कराची और शाम को लाहौर में होता था। हमने उनको देखा और फिर हाई कोर्ट की राहदारियों में हमने उनको देखा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, ठीक है। फिर हमने नवाज शरीफ को देखा कि उन्होंने 100 से ज्यादा पेशियां भुगती। तो इमरान खान साहब तो अभी इस हवाले से लकी हैं कि अदलिया उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही है। ये मज़र साहब बड़ी ये अहम बात और मैं चाहूंगी आप मुख्तसरन इसके ऊपर कहें, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल आप जैसे अभी मज़र साहब ने भी इसी सुप्रीम कोर्ट वाली बात का जिक्र किया, लेकिन मज़र साहब ये बड़ी बात अहम है क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो बार बार कानून के बालातर होने का, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, लेकिन जैसे हम भी डिस्कशन कर रहे हैं कानून से फरार वो खुद ही अपना रहे अपने रद्द अमल से, कानून के ताबे अपने आप को नहीं कर रहे। ये मुझे आपने कहा सर, न्याजी साहब ने, तो ये जो रवैये में बात करी, एक आप कर रही हैं बात या सोहेल साहब या न्याजी साहब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल अप्रोच की। पॉलिटिकल अप्रोच मियां साहब पनामा केस में ना सुप्रीम कोर्ट जाते, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया थोड़ी था उन्हें, ना जाते सुप्रीम कोर्ट, या JIT में नहीं जाते जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं, या बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह कोर्ट्स फेस की, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स फेस की, हाई कोर्ट्स फेस की, सुप्रीम कोर्ट। भुट्टो वॉज अ डिफरेंट केस, भुट्टो को पता था कि उसे फांसी हो जाएगी, उसने अपील भी नहीं की, उसने कोई NRO नहीं लिया, उसने कहा कि मैं तारीख में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। ये पॉलिटिकल अप्रोच थी। लीगल अप्रोच में नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद सज़ा हो गई, उनकी अपील जो है वो सज़ाए मौत की इन्हेंसमेंट की अपील, हालांकि ये भी तारीखी हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ नेवर आस्क्ड फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ द अपील, ये राजा कुरैशी मरहूम ने खुद फाइल कर दी थी इसमें इन्हेंसमेंट में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक मियां साहब बाहर चले गए एक डील के ज़रिए, उसको हम क्या कहेंगे। अभी क्या हुआ, 2-3 साल पहले मियां साहब इलाज की गर्ज से गए थे ना, क्या उसके बाद उन्हें 5-6 महीने बाद वापस नहीं आ जाना चाहिए था। तो उन्होंने, हर आदमी, एक पॉलिटिकल अप्रोच होती है, एक लीगल। इमरान खान साहब जिस तरीके से फेस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, एक पॉलिटिकल अप्रोच होती उनकी कि वो जाते, शुरू में ही जाते, कोर्ट फेसेस करते। दूसरी गवर्नमेंट अप्रोच है, आप 2-4 सॉलिड केसेस हैं, उन 2-4 सॉलिड केसेस, ये बाय एंड लार्ज हम सब एग्री करते हैं कि जो बाकी केसेस हैं उसके पॉलिटिकल नेचर्स हैं, उसकी ज़रूरत नहीं थी। आपके 3-4 अगर उनके, आप गवर्नमेंट समझती कि उनके PTI के चेयरमैन के खिलाफ सॉलिड केस है, उन्हीं केसेस को प्रोसीड करती, उनके पास एक्सक्यूज ही नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली इट्स द कोर्ट। भाई कोर्ट क्यों तोशा खाने में या फॉरेन फंडिंग केस में या दूसरी केसेस में एडजमेंट पे एडजमेंट दिए जा रही है। या तो आप कानून बना दें, बनाए कानून कि जी 2 या 3 से ज्यादा एडजमेंट्स नहीं हो पाएंगी किसी भी केस में। ये मदर साहब की माशाल्लाह बड़ी गहरी नजर है माजी पे, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही करेक्शन कर दूं। पहली बात तो ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब को 11 साल कैद हुई थी, और मेरा ख्याल है कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जब वो रेफरेंस देता हूँ तो ये कहता हूँ कि अपनी बेटी को लेके लंदन से लाहौर पहुंच गए थे। अगर उनको अवॉइड करनी होती जेल तो उनके पास सबसे ज्यादा ये पहुंच गए थे। अब तो आप सारा अकाउंट आ गया ना कि यहाँ से बाकायदा लोग गए, उन्होंने कहा जी आप ना आए, दुबई पैगाम पहुंचाया गया। अगर मैं गलत हूँ तो सोहेल बड़ाई साहब बैठे हैं, इनके पास सारी मालूमात होंगी कि आप ना आए। वो आए, जेल में चले गए, गर्मियों की जेल थी। दूसरी बात यह है कि जब वो यहाँ लंदन से गए थे तो सारा खानदान जेल के अंदर, वो खुद जो है किले में बंद थे, सारा खानदान जेल में था। कौन आया था? लेबनीज बिलियनर रफीक हरेरी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, जो 2005 में जिनकी डेथ हो गई, जिनका बेटा रफीक हरेरी था, वो आया। और वो किसके थ्रू आया कि उसको, वो चूंकि अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जो उस वक्त मेरे ख्याल एक क्राउन प्रिंस थे या किंग थे, उनके के बिहाफ पे आया और जाकर निगोशिएशन की नवाज शरीफ की टीम, और उसके बाद मुशर्रफ के साथ डील हुई, और फिर जाके उनको जेल में मिला गया, उनको बताया गया कि ये हम डील करने जाते हैं, आप करें। और उसको आगे फिर ये भी पता है कि आपको बताएंगे कि जो लोग गए थे, अभी मैं नाम उनका नहीं लेता हूँ, कि जो जाके साद रफीकी हरेरी के साथ उसको हरेरी के साथ उसको किले में मिलते थे और वहां पे उसको कन्विंस करते रहते थे कि आप इस वक्त चले जाए, इस वक्त आपके लिए बेहतर है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है कोई अंदरनाक वाक़या हो। बाकी ये है कि सुल्तान भुट्टो साहब के बारे में
जुल्फिकार भुट्टो साहब को बिल्कुल ये यकीन था कि उसे फांसी नहीं देंगे, लेकिन जब आखिरी 3-4 दिन के अंदर जब उनको पता चल गया तो नुसरत भुट्टो साहबा ने बहुत औभगत की, लेकिन उनको ये वो कहते यही थे, जो 323 डेज ऑफ जुल्फिकार भुट्टो, कर्नल रफी की किताब है वो जरा पढ़ लें, जो उनका अकाउंट जो वही भुट्टो साहब की निगरानी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि भुट्टो साहब जब वो गई तो ठीक है, तब पता चले कि जवाहर जो है वो कभी भी उनको माफ करने पर तैयार नहीं था, कि उसने ये इस आने के लिए बहुत जतन किए होंगे सिस्टम को। उसके बाद सर आप आ जाए, फिर मैं आपको मज़ीद तफसील बताऊंगा। सर जवाब को होल्ड कर ले, क्योंकि हम जाने की बातें तो कर रहे हैं लेकिन अब आने की बातें शुरू हो गई हैं, तो जरा हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हाँ, ब्रेक से वापस आ जाए, लेकिन इसका जवाब बनेगा। हम ब्रेक पे जाते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी की जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर इसका जवाब भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छा जी, खबरें ये हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी की मुतालिक बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और मुख्तलिफ खबरें भी आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि जी उनकी वापसी कुछ ही हफ्तों में मुतवक्के है, इम्कान है, लेकिन कहीं से खबरें आ रही हैं कि नहीं जी अभी वेट करेंगे नवाज शरीफ साहब। लेकिन इसमें जो नून लीग के रहनुमाओं के बयानात आ रहे हैं वो बड़े तशवीशनाक और उसके ऊपर हमने आज सवाल करना है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मौजूदा हालात में गुड टू सी यू वाले रवैये पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदालत की तरफ उनका इशारा है। वो कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर इस रवैये की वजह से सिलसिला किसी दूसरी तरफ जा सकता है और इसी वजह से अपने लीडर को इनके हवाले करने का हम रिस्क नहीं ले सकते। ये टोला जाते जाते ज़रूर नवाज शरीफ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब खदशा जाहिर कर रहे हैं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि 16 सितंबर से पहले नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता। अब अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रखा है कि क्या नून लीग के खदशात और नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक जो पॉलिसी अपनाई जा रही है वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस। महमल, क्या राय है आपकी? अलीना, जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस अदलिया का, हमने पिछले भी सवाल के अंदर ये बात डिस्कस की है कि खान साहब तो फिर भी खुशकिस्मत इंसान है कि उनके साथ तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही जो शरीफ के साथ हुई हैं, भुट्टो के साथ हुई हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो वो बताते हैं, बेंचेस कौन कौन से फॉर्म हुए, उन बेंचेस के अंदर कौन कौन से जजेस बैठे, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठाए गए, उंगलियां भी उठाई गई, उसके बावजूद टस से मस नहीं हुए ना। तो और ना ही फिर अब बहुत सारी चीजें सामने भी आई कि किस तरीके से फैसले करवाए गए। अगर एक तरफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो दूसरी तरफ एक जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी। अब वो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अदलिया नजरसानी करने के ऊपर भी कोई हमें सीरियस नहीं नजर आती। तो ये खदशात तो उनके इस ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ना, वो अलहदा बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि चंद जो महीने गुजरे हैं, पिछले चंद महीनों में ये वाली चीजें शायद अब ना वो कर सके अदलिया जो पहले कर रही थी। बहुत ज्यादा जो लाडलापन एक तरफ दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि वाकई हो भी सकता है कि अगर मियां साहब वापस आए एक रिटायरमेंट और नई अपॉइंटमेंट से पहले, तो कुछ ना कुछ हो भी सकता है। और ये देखिए अलीना, बात वही है जिस तरह पिछले साल में मैंने कहा ना कि ये कानूनी से ज्यादा एक सियासी बात है, एक सियासी फैसला है। यानी अगर खान साहब के भी डिलेइंग टैक्टिक्स एक सियासी फैसला है, तो ये मियां साहब के भी जो इस तरह के है कि कब आना है, ये भी एक सियासी फैसला है। और एक तरफ ये अदलिया की बात है, दूसरी तरफ अलीना हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इलेक्शंस जो हैं वो भी अब पता काफी जाहिर बात है, बहुत क्यासराइयां हो रही है। लोग कह तो रहे हैं कि टाइम पे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, हुकूमत भी ये कह रही है और हमें सियासी जवाब सियासी आप लोगों से बात करें वो भी कहते हैं जी टाइम पर होने चाहिए। लेकिन वो फिर भी खदशात का इजहार करते हैं कि पता नहीं अगर अभी भी खदशात और इब्हाम मौजूद है। हाँ, लेकिन सोहेल वड़ा साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? इलेक्शन चले खदशात पहले आना, ये उससे भी रिलेटेड होगा। ठीक है कि एक वो के इलेक्शन उन्हें नजर आ रहे होंगे, कब है, कितनी देर कैंपेन करनी है, वो भी एक चीज। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इससे मुतालिक जरा मैं आगे भी जाके बात करती हूँ। सोहेल वड़ा साहब आपकी क्या इसके ऊपर राय है? चले खदशात हम एक तरफ अगर रख भी दे, पॉलिसी जो अपनाई जा रही है नून लीग की तरफ से, उन खदशात को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है वो दुरुस्त है? जी, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त इसलिए है कि देखें, उन्होंने पहले मैं मियां नवाज शरीफ साहब से मैंने बार बार पूछा कि भाई आप जब कि पूरे पाकिस्तान को ये पता था कि जजेस ने जो इंक्वायरी कमीशन बनाया था, जो JTI बनाई थी, JIT बनाई थी, वो आपके खिलाफ जा रही है, जजेस आपके खिलाफ जा रहे हैं, तो आप क्यों मुसलसल एतमाद किए जा रहे थे? तो उन्होंने, मैंने पहले भी एक दफा बताया कि उन्होंने मुझे बताया था कि जी मेरा ये ख्याल था कि जजेस जो है वो हर सूरत जो है वो मुझे इंसाफ देंगे। और मुझे बावजूद इसके कि बहुत से मेरे साथी ये कहते थे
कि आप सुप्रीम कोर्ट ना पेश हो, आप इंक्वायरी ये जो JIT थी इस पे ना जाए, प्राइम मिनिस्टर का जाना नहीं पड़ता। लेकिन मैं समझता था कि हम मॉरली सुपीरियर अपने आप को समझते थे, इसलिए हमने कहा हम फेस करेंगे और अदलिया के जजेस जो है वो इस हद तक नहीं जा सकते कि मेरे खिलाफ जो है वो फैसला ही दे दें। तो मेरा ये ख्याल है कि उनका ये नजरिया गलत साबित हुआ और उनके खिलाफ फैसले आए। तो अब उन्हें ये सबक पता चल चुका है कि जब तक उनके मुखालिफ जजेस मौजूद है उस वक्त तक उनका आना मुनासिब नहीं है। अब वो बिल्कुल ठीक स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं और उनको सूट भी नहीं करेगा कि शहबाज शरीफ ऊपर से प्राइम मिनिस्टर बैठे हो और नवाज शरीफ आज आ जाए और कल गिरफ्तार हो जाए और अदलिया उन्हें गिरफ्तारी का हुक्म दे तो अजीब एम्बैरसमेंट होगी। इसीलिए शायद वो इंतजार ये तो बल्कि पॉलिटिकली ज्यादा वो नहीं ऑप्टिक्स जबरदस्त होंगी कि भाई ऊपर था, हुकूमत उनकी थी, आए सजा काटी, जेल गए। नहीं, भाई की हुकूमत में ये जो ऑप्टिक्स है ना पाकिस्तान में नहीं चलते। अच्छा। पाकिस्तान में ऑप्टिक्स ये चलते हैं कि भाई वो आए और अदालतों ने उनके हक में फैसले दे दिए। ये ज्यादा मेरा ख्याल है कि कामयाबी के लिए ये ज्यादा सूटेबल पॉलिटिक्स है। ये ज्यादा सूटेबल होगा। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि जाहिर है उन्होंने आके कैंपेन करनी है, उन्होंने आके नैरेटिव बनाना है, उन्होंने आके बंदे खड़े करने हैं, उन्होंने आके जो है वोट टिकट देने हैं। तो और फिर दूसरा ये है कि उनका टारगेट ये भी है कि भाई हमने फिर हुकूमत बनानी है और प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो इस सारे के लिए मेरा ख्याल है कि वो जितनी जेल काट चुके हैं काफी है, अब वो जेल जाने के लिए नहीं आ रहे। अच्छा, इलेक्शंस वाले के ऊपर तो मैं सॉरी टू कट यू शॉर्ट सोहेल साहब, मैं जरा इसके ऊपर ना एक अलग से राउंड करना चाहती हूँ क्योंकि उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर है। जी सर, मेरा फिक्रा सुन ले जी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जेल जाने के लिए नहीं बल्कि उनको यकीन दिलाया गया है कि वो इक्तदार में आने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए उन्हें सूट नहीं करता जेल जाए, वो तो इक्तदार में आने के लिए आ रहे हैं। इस दफा यकीन दिला दिया गया सर उनको कि आएंगे तो इक्तदार मिलेगा। कोई चांस ही नहीं है। अगर PTI को नहीं आने देना तो फिर किसने आना है? तो सर पीपल्स पार्टी भी तो है एक बड़ी स्टेक होल्डर। पीपल्स पार्टी की पंजाब में अगर फॉलोइंग होती, अगर वो पंजाब में 20-25 सीटें ले सकते तो इस बात का इम्कान था, लेकिन उनकी 8-10 सीटों से ज्यादा इम्कान नहीं है। इत्तेहाद करके भी नहीं, मेरा ख्याल है कोलेशन पार्टनर होंगे वो बाद में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टरशिप उन्हें नहीं दी जा सकती। अच्छा ठीक है, मजहर अब्बास साहब देखिए कुछ चीज़ें न्याजी साहब ने पिछले सवाल में फैक्चुअली गलत की हैं। भुट्टो साहब के हवाले से, बेगम नुसरत भुट्टो के हवाले से कि वो ये चाह रहे थे, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब का मैंने ख़ुद इंटरव्यू किया था और उन्होंने ये मुझसे बात की थी कि वो बाकायदा झोली फैला के जनरल ज़िया-उल-हक के पास गए थे और उनके बकौल उसके गवाह जनरल आरिफ हसन हैं, लेकिन बेगम भुट्टो ने उनसे कहा कि भुट्टो नहीं मानेगा। और भुट्टो को आरिफ हसन नहीं, जनरल KM आरिफ, हाँ जनरल KM, वो उस वक्त उस मीटिंग में मौजूद थे। मैं वो कर रहा हूँ कि उन्होंने फिर और बेगम भुट्टो ने जतोई साहब से कहा कि भुट्टो नहीं मानेगा इस बात को। और अभी सईद मेहदी साहब की किताब आने वाली है, लास्ट 8 डेज ऑफ भुट्टो, जो उनका एक चैप्टर है उसके अंदर, वो भी देखने को मिलेगा। दूसरी, मैंने तो मियाँ साहब के बारे में क्या बात की थी? क्या मियाँ साहब अभी जो गए थे, मैंने तो वो बात ही नहीं की कि जब वो मरियम को साथ लेके आए थे, वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अभी जो गए थे जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कोर्ट में वो क्या था? इलाज के लिए जा रहे थे ना, इलाज के लिए जा रहे थे। 3.5 साल से क्या इलाज हो रहा है या पॉलिटिक्स हो रही है? मैं तो अभी भी जब आप आ रहे हैं तो एक ऐसी कंडीशन में आ रहे हैं ना कि जब आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर आपके लिए बेहतर हो। इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट में डिक्लेरेशन दिया गया था उसके मुताबिक तो हर आदमी मैंने तो बेसिक बात की थी कि पॉलिटिकल अप्रोच और लीगल अप्रोच, इसमें फर्क है, दोनों में फर्क है। और दोनों ने अपने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने ये बातें की। क्या मियाँ साहब के दौर में 90s में जस्टिस मलिक कयूम वगैरह ये क्या था? ये बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ क्या फैसले करवाए गए थे? किसने करवाए थे? जजेस के थ्रू तो करवाए गए थे ये सारे फैसले। तो हमारी पॉलिटिकल डायलेमा ये रहा है कि हम अपने दौर में अपनी जुडिशरी को यूज़ करते हैं, जुडिशरी इस्तेमाल होती है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है और वही साइकिल आज तक चल रहा है।
तो अब मियां साहब आए, मियां साहब अब भी इसीलिए आना चाह रहे हैं कि वो अपनी ही गवर्नमेंट में नहीं आ रहे। देखिए ये तो तय हो गया ना कि वो 12 अगस्त तक तो नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि 15 महीने अपनी गवर्नमेंट में भी वो नहीं आए। अब वो आएंगे तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट में आएंगे। अब वो आएंगे तो जब चीफ जस्टिस बंदियाल साहब नहीं होंगे तब आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल ये उसने किया ना, वरना वो जो लाहौर हाईकोर्ट क्या लाहौर हाईकोर्ट ने कोई नोटिस दिया मियां साहब को उसके बाद कि जी आप या शहबाज शरीफ को बुला के पूछा कि आपने ये एफिडेविट दिया है क्यों नहीं, क्या सूरत हाल है? तो हमारी यहाँ ये पॉलिटिकली यही चीजें चल रही है ना अब तक। वैसे वही चीज पीटीआई के चेयरमैन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ऑप्टिक्स कैसी होंगी अगर नवाज शरीफ साहब आए और कोई उनको सजा ना हो, एज अपोज टू नवाज शरीफ साहब आए और वो थोड़ी बहुत सजा जो भी करनी है या जेल जाएं या अपने आप को सरेंडर करें, यू नो, जैसे अदालत ने कहा था कि अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़े और उसके बाद जो भी फैसला होना है होते ही है। उनकी ये जो पीटीआई के चेयरमैन को पॉपुलैरिटी ग्राफ उनका ऊपर गया है, ये सिर्फ इस वजह से गया है। अगर मियां साहब उनके दौर में जेल में रहते तो वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स बहुत मुख्तलिफ होता। वो नहीं जाते बाहर, जाते तो आ जाते 2-3 महीने बाद। पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल होती। देखिए कोई पॉपुलर लीडर अगर जेल के अंदर हो तो उसके ऊपर जो केस चल रहा हो, जो ट्रायल चल रहा हो, वो हमेशा उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तय है कि उसे नुकसान नहीं होता। आप जब किसी पॉपुलर लीडर को जेल में डालते हैं, मैं समझी नहीं, सॉरी आई डिडंट फॉलो। मैं समझी नहीं कि इमरान खान का पॉपुलैरिटी का ग्राफ कैसे ऊपर गया, कैसे गया? उस दौर में देखे ना, आप चले गए बाहर उनके दौर में, हाँ। आप वापस नहीं आए। उन्होंने किस चीज पे खेला? उन्होंने कहा ये कह के गए थे कि बहुत सख्त बीमार है, वहां जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो आते उन्हीं के दौर में वापस आते, और फिर आप भी जब आपकी गवर्नमेंट आ गई है, आ जाते, क्या होता? अगर फर्ज करें आप जेल में जाते भी तो शायद वो सूरत हाल तो नहीं होती जो पीटीआई के दौर में हुई आपके साथ। तो आप जेल में रहते, अपने भाई के दौर में अगर जेल में रहते, केसेस लड़ते, अदालतों का सामना करते, वो ऑप्टिक्स बिल्कुल लोगों पर असरअंदाज होती है, लोगों को मुतासिर करती है वो चीजें। अच्छा, हफीजुल्लाह न्याई साहब आपकी राय? अच्छा, इसमें एक चीज है, अब मैं क्या कहूँ जी, सर मैं आती हूँ, चीजों को लोग पसंद करते हैं। मुझे एक सेकंड रुक जाए न्याई साहब, सोहेल साहब। देखे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब आई ना, तो देखे उन्होंने क्या किया कि अमेरिकन गवर्नमेंट के जरिए पहले जियाउल हक से इस बात की हाँ करवाई कि उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको जुलूस की इजाजत होगी, और जुनेजो के जरिए और जियाउल हक के जरिए। अब सबसे पहले अमेरिका गई, फिर रूस गई, सऊदी अरब से होके आई। तो क्या तासुर दिया गया आवाम को कि भाई मेरे साथ दुनिया की ताकतें और मेरे सामने फौज, ये सब ने सरेंडर किया है और मैं आ रही हूँ। तो 1986 का बहुत बड़ा जुलूस हुआ। अगर वो आते ही गिरफ्तार हो जाती, अगर तो मेरा ख्याल है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 88 में भी ना जीत सकती। अच्छा, तो देखें यहाँ तासुर फाते का होना, यहाँ तासुर मफ्तू का नहीं होना चाहिए, तासुर फाते का नहीं होना चाहिए, फाते का। इसमें एक और भी चीज है सोहेल साहब, वो ये कि देखें 11.5 साल जरदारी साहब भी जेल रहे, उनके अपने वोटर सपोर्टर्स के अलावा जो दूसरे हैं उनको तो उनमें कोई पॉपुलैरिटी नहीं होती ना। हमजा शहबाज भी 2 साल जेल रहे, नून का हर बंदा जेल में रहा पिछली गवर्नमेंट के अंदर। मरियम नवाज मेमल जरदारी साहब वाज नेवर अ पॉपुलर लीडर। जरदारी साहब वाज नेवर अ पॉपुलर लीडर। बेनजीर वाज अ पॉपुलर लीडर, और 86 में ऐसा नहीं हुआ था। चलें न्याय साहब को शामिल। एक लाइन ले, मुझे बता दें, इस तक इमरान खान साहब जेल नहीं जा रहे, तो उनके अपने सपोर्टर्स के लिए तो वो बहादुरी है कि वो जेल से बाहर है। तो इसमें कौन सी पॉपुलैरिटी उनकी कम होगी कि वो जेल के अंदर है कि जेल के बाहर है? आप पिछले 15 महीने से किसको डिस्कस कर रही हैं? एक ही शख्स को डिस्कस कर रही हैं। सर एक न्याय साहब की बात सुन लेना। न्याय साहब जेल में हो या जेल से बाहर हो, डिस्कस तो वही हो रहा है ना। न्याजी साहब वैसे मुतासर हो जाते हैं आपकी बात से। न्याय साहब देखिए, वो कहते हैं वाइज दलील लाए जो महके जवाब में इकबाल को ये जिद है कि पीना ही छोड़ दे। आजकल शेर व शायरी बहुत हो रही है। दलाइल तो कमाल की है। ऐसा ये है कि मुझे ये बताएं कि ये दिसंबर 2021 के अंदर
इमरान खान साहब नवाज शरीफ को बाहर गए हुए साल से ज्यादा 1.5 साल हो चुका था। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जमीन बोस नजर आई, वहां तो पार्ट प्ले नहीं किया। नवाज शरीफ का जाना लोगों को ग्रां नहीं गुजरा। हम यही रिपोर्ट कार्ड में मैं बड़ी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता था कि आज की तारीख में नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन लीडर है। ये बातें हम करते थे, बड़े वसूख से करते थे। फिर मैंने जो रेफरेंस दिया है कर्नल रफी साहब का, जो उनकी किताब है लास्ट 323 डेज ऑफ भुट्टो। जेल के सुप्रीम भी वही थे और भुट्टो साहब के लिए एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया गया था। और ये बात पूरा लिखी है कि भुट्टो को हाउ रिलायबल इज कर्नल रफी? सर हाउ रिलायबल इज कर्नल रफी? चलो आप बता रहे छोड़ देना यार नियाज़ी साहब, क्या बात कर रहे हैं? जनरल चिश्ती ने जो किताब लिखी है मैं यकीन कर लूं। साहब मेरे ब्याह पे आप तो ना बोले ना, मुझे अपनी बात तो करने दे। ओके मैं कहता हूँ दूसरा बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का जब गए थे और जब इसहाक डार नहीं आते थे तो ये मेरा सवाल है कि भुट्टो बड़े लीडर थे या नवाज शरीफ? नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ था। इमरान खान बड़ा लीडर है, नहीं पढ़ेंगे वो कह रहे हैं सुहेल साहब ने नया कट्टा खोल दिया यार। ये तो नहीं संभाला जाना। ये बता दें कि इस मर्तबा जब गए थे तो वो इलाज की गर्ज से गए थे कि सियासी। चलिए एक मिनट न्याय साहब, बस आखिरी जुमला। हाँ देखिए ना, बात यह है कि जिस तरीके के काजी फैज साहब को इमरान खान साहब के केस सुनने से मना कर दी है, फॉर दैट मैटर सियासी फैसले सुनने से मना कर दिया गया। मॉनिटर जजेस चलेंगे तब तक शरण जायज था इस अदालती निजाम में। और इन्होंने सारा अपना बार इन पे एतमाद किया। इमरान खान की मुखालिफत कुव्वत ने लेते भी अपने पास है, केसेस भी अपने पास रखते हैं और फिर ऐसी उसके कंट्रोवर्शियल डिसीजन दे रहे हैं। मुसलसल तनकीद में इस्लाम बन रहा है, कहते नहीं हमारे पास आओ, हमारे केसेस सुनो। क्यों आए नवाज शरीफ? जितना आने तो आगे आजमाया। क्यों आए नवाज शरीफ साहब? इसका मतलब ये है नियाज़ी साहब कि इसका मतलब ये हुआ कि वो उनके जाने का फैसला सियासी था। मैं यही तो बात कह रहा हूँ। वो मंतक मैंने बता दिया आपको कि गैर मकबूल उससे नहीं हुए। उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं ना। अच्छा मुझे एक चीज सुहेल साहब बड़े हंस रहे, मैं एक चीज उनसे पूछना है। हम नवाज शरीफ को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन सुहेल साहब ये बताएं मरियम नवाज साहिबा आजकल इतनी खामोश क्यों है? ये सऊदी अरब में क्या हो रहा है? मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज्यादा वरी नवाज शरीफ को दो हो सकती हैं। एक तो जाहिर है वरी उनको ये हो सकती है कि देखें अब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो नून वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ नहीं। तो अब दूसरी बात यह है कि वो क्या एजेंडा लेके आए, क्या नैरेटिव लेके आए कि जिससे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जाहिर है उनको अपने वोट बैंक को जीतना है और दूसरा उनको ऐसी पार्टी लेके आनी है इलेक्शन में जो जीत सके। और तीसरा ये कि उसके बाद वो ऐसा क्या करेंगे कि जो माजी में होता रहा, उनकी हमेशा से लड़ाई हो जाती रही और वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ऐसा क्या करेंगे कि जिससे इस दफा ना लड़ाई हो और वो अपना जो है टेन्योर वो कंप्लीट तो वो नहीं करेंगे। वो ये चाह रहे हैं कि मैं 1-2 साल करके शहबाज के हवाले कर दूं। अच्छा। तो वो किस तरह से ये ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ये है वो मेरा ख्याल है उनकी बरीज। और मरियम की जो है, मरियम चाहती हैं कि उनको पंजाब दिया जाए और वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पिछली दफा भी जब हमजा बने तो बड़े लोगों ने ची बची की, खासकर एस्टेब्लिशमेंट ने, कि भाई ये जो मॉडल है इसको चेंज होना चाहिए। तो अब नवाज शरीफ को भी ये सोचना चाहिए कि मरियम साहबा जो हैं उनको क्या वो इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या उन्हें कोई ट्रेनिंग के लिए या उनकी अभी मजीद तरबियत के लिए उन्हें कोई फेडरल गवर्नमेंट में कोई ओहदा देंगे। सर ये भी थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा हमें बताया जा रहा है हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, सवालात तो बड़े लेकिन हम आने वाले दिनों में करेंगे। अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।